हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है आरंभिक नगर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको 6ठी से 12वीं क्लास तक का फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड हर चैप्टर का, यानी विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और भूगोल का सारा एनसीईआरटी बेस्ड हर चैप्टर का वीडियो जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो, इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का आरंभिक नगर। आरंभिक नगर आरंभिक नगर जिसको इस चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आरंभिक नगर, और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। और इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहा जाता है? क्योंकि ये जो नगर था वो सिंधु नदी के तट पर बसी हुई नगर थी, सभ्यता था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। जो कि प्रमुख जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सभ्यता थी, वहाँ की कौन सी विधि व्यवस्था थी। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक बॉक्स दिया हुआ है, पुराने भवन का संरक्षण, है ना। पुराने भवन का संरक्षण, पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे दो बच्चे हैं जिसका नाम है जसपाल और हरप्रीत। तो ये दोनों बच्चे अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे जिस गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोग का इतना लगाव क्यों हो सकता है। और ये जसप्रीत और जसपाल जो है, हरप्रीत और जसपाल ये सोचने लगे कि लोगों को इस पुराने खंडहर से इतना लगाव क्यों हो सकता है। क्योंकि बचपन में हम लोगों के दादा परदादा भी यही कहानियाँ सुनाया करते थे कि अपने पुराने हवेली, अपने घरों के बारे में बताते थे कि इसकी जो वास्तुकला है बहुत सुंदर थी। तो ये बच्चे लोग भी सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो इसी के बारे में चलिए आगे जानकारी करते हैं। तो ये पहला टॉपिक है हड़प्पा की कहानी। ठीक है, हड़प्पा की कहानी, ये पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, कहाँ पे? पहली बार पंजाब में, यानी जब पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, यानी रेल की पटरी जब बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। पुरास्थल का मतलब हम पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा चुके हैं कि पुरास्थल वैसी स्थल होती है जहाँ पे इमारतें और जानवरों का और पुरानी चीज़ों का क्या मिलता है? अवशेष मिलता है। तो जहाँ पुरानी चीज़ें यानी इमारतों का अवशेष मिलता है, तो उस जगह को पुरास्थल बोलते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने, पिछला चैप्टर में आप लोगों को हमने इस चीज़ के बारे में बताया है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है,
यानी पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जो कहाँ पर थी, आधुनिक में अभी पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक है। तो यहाँ पे एक आता है पुरातत्व शब्द, ठीक है। इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट। इसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। पुरातत्वविद बोलते हैं जिसको, जो है पुरानी चीज़ों का, यानी इतिहास में जो पुरानी अवशेषें होते हैं उसको, उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे इमारतें, कुछ इमारतें की अवशेष हो गए, जानवरों का अवशेष हो गए, औजार के अवशेष हो गए, उन्हीं सब चीज़ों से क्या करते हैं, ये इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। उसी को आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में पुरातत्वविद बोलते हैं। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है। और इन शहरों का जो निर्माण हुआ था वो लगभग कितना, 4700 साल पहले हुआ था। 4700 साल पहले इन नगरों का, इन शहरों का निर्माण हुआ था। तो ये थी हड़प्पा की कहानी। आगे बात कर लेते हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी? जितने भी हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर थे, उन नगरों की क्या विशेषता थी, ठीक है, उन नगरों की क्या खास बात थी, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या क्या थी। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। और जो भी नगर थे हड़प्पा सभ्यता में, जितने भी नगर थे, उनमें से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था, यानी जो पश्चिम वाला भाग था उस छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था, ठीक है। जो हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर थे, जो 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटा गया था। जो प्रायः पश्चिम क्षेत्र वाला इलाका था, पश्चिम भाग वाला जो था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। कहाँ पे? ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में बना था। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उसको 2 भागों में बांटा गया था। एक पश्चिमी भाग था और एक पूर्वी भाग था। लेकिन पश्चिमी भाग वाले को ऊंचाई पे बनाया गया था और पूर्वी भाग वाले को निचले इलाके में बनाया गया था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, और जो ऊंचाई वाले भाग थे उसको नगर दुर्ग कहा गया, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको याद रखने योग्य है, ठीक है, कि ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा गया, दुर्ग कहा गया, और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों को चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो, जैसे कि मोहनजोदड़ो आप लोग पिक्चर देखा होगा, जो कि ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो। और अगर कोई नहीं देखा होगा तो समय निकाल के इस वीडियो को, इस पिक्चर को, मोहनजोदड़ो को देखें, आपको बहुत ही हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही जानकारियाँ मिलेगी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। और जो मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, में एक खास तालाब बनाया गया था, ठीक है। एक तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा। जिसे क्या किया है, आर्कियोलॉजिस्ट ने महान स्नानघर कहा, यानी नहाने वाला
नागर कहा, यानी स्नानागार, जहाँ पे लोग नहाया करते हैं। इस तालाब को बनाने तो चलिए पहले इस थोड़ा सा इस चित्र पे ध्यान डाल लेते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं इस मानचित्र 3 में, ठीक है, उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर कौन कौन से। जैसे देखो सिंधु घाटी, ये क्या है, सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे जो देख सकते हैं सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी नगर हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, धोलावीरा, सुरकोदा, लोथल, ये सब देख सकते हैं सिंधु नदी के तट पर बसे हुए शहर थे। इसीलिए इसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं सिंधु नदी के जो भी सहायक नदियाँ हैं, जैसे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, राख, ये सब तो हड़प्पा क्या है, एक जगह है। ठीक है, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गंवेरी वाला, तो ये सब क्या है, एक जगह है। तो इसी हड़प्पा में जो है हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया पे, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी नदी की जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, झेलम नदी, चेनाब नदी और रावी नदी। और इसके आसपास के जो भी आपको दिख रहे नगर, ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर आने वाले सारे नगर हैं। ठीक है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे महास्नागर नाम दिया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। और जो तालाब बनाया गया था, यानी ईंट और प्लास्टर का, तो प्लास्टर के ऊपर एक चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ठीक है, ताकि पानी का रिसाव ना हो सके। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। और ये जो तालाब था, इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। और इसमें भरने के लिए जो पानी निकाला जाता था वो कुएं से निकाला जाता था। अब आगे बात कर लेते हैं। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ पे, कालीबंगा और लोथल। ठीक है, कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। और जो भंडार गृह हैं वो कहाँ कहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे जो नगर हैं, इन नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले, जहाँ पे लोग क्या करते थे, खाने पीने के अनाजों को जमा करके रखते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं मोहनजोदड़ो में बनाई गई स्नानघर, ये जो चित्र है महान स्नानघर है, जो कहाँ बनाया गया था, मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था जिसे मोहनजोदड़ो बोलते थे। तो इस मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानघर बनाया गया था। ठीक है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते होंगे। और इसमें उतरने के लिए दोनों साइड से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, दो तरफ से, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, और इसमें पानी रिसाव ना हो इसीलिए इसमें जो है प्लास्टर पे परत चढ़ाई गई थी, ताकि पानी जो है बाहर की तरफ रिसाव ना हो। हम बात कर लेते हैं भवन, नाले और सड़कें कैसी थी। हड़प्पा सभ्यता के नगर जो थे उसमें भवन, नाले और सड़कें कैसी हुआ करती थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। भवन, नाले और सड़कें जो है हड़प्पा सभ्यता के नगर में कैसी हुआ करती थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे।
आमतौर पर जितने भी घर होते थे वो 1 या 2 मंजिले होते थे, यानी 1 तल्ला या 2 तल्ला होता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, और नालों के ढके होने के कारण जो है इनके जगह जगह पर क्या किया जाता है, एक बड़ा सा मेन होल बनाया जाता था, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जाती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सुनिश्चित तरीके से हड़प्पा सभ्यता के नगर में भवन, नाले और सड़कें बनाई जाती थी। जैसा देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो नाला बनाया जा रहा है तो उसको एक कवर किया जा रहा है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय जीवन थी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि कहीं पे भी जब लोग रहना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे 2 तरीके का जीवन होता है, एक नगरीय जीवन होता है, एक ग्रामीण जीवन होता है। तो हड़प्पा सभ्यता में जितने भी शहर थे, नगर थे, उसमें नगरीय जीवन किस तरीके का हुआ करता था। तो हड़प्पा सभ्यता की नगरीय जीवन के बारे में अब देखते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, और जो यहाँ के क्या थे, राजा थे, शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक यानी शायद राजा लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों का अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, और इन नगरों में जो है अपना एक लिपिक भी होती थी। क्या होती थी? लिपिक होती थी, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। और ये भी साक्ष्य में आया है कि इन नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे, जो अपने घरों में या फिर किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की जो है मूर्तियाँ या फिर कलाकृति चित्र बनाया करते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। अब बात कर लेते हैं आगे। देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कुआं दिख रहा होगा चित्र में आप लोगों को। तो हड़प्पा सभ्यता का जो घर बना हुआ करता था, तो उसके आंगन में भी क्या करता था, हर घर के आंगन में एक कुआं भी होता था, जिससे लोग पानी निकालते थे अपने जीवन यापन को चलाने के लिए। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। आई होप हम लोगों ने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ लाते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, और मिट्टी से बने कई खिलौने के भी साक्ष्य मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे, और जिनसे क्या है, बच्चे जो है खेलते होंगे। खिलौने का भी साक्ष्य मिला है। जैसा कि आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, सबसे ऊपर का जो चित्र था, मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उनमें बना नाला। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं, ये क्या है, मोहनजोदड़ो के नगर में एक बना सड़क है और इस बना नाला है इस चित्र में। ठीक है, इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। देख सकते हैं यहाँ के क्या है, मुहर भी बनाई गई है। ठीक है,
बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। बाईं ओर जो है ये देख सकते हैं हड़प्पा की क्या है, एक मुहर है जिसमें खास एक लिपि से कुछ लिखा गया है। इसमें अभी तक भी रिसर्च किया गया लेकिन लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया गया कि ये कौन सी लिपि में क्या लिखा गया है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के टाइम का, हड़प्पा सभ्यता के दौरान का एक क्या है, मुहर है जिसमें अपनी लिपि में कुछ लिखा गया है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, और ये जो है ये है दाईं ओर जो है ये जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, मिट्टी के पक्के खिलौने हैं जिससे बच्चे लोग खेला करते थे। ठीक है, बच्चे लोग खेलते थे जिससे। अब आगे बात कर लेते हैं नगर और नए शिल्प, है ना, हड़प्पा सभ्यता के नगर और नए शिल्प के बारे में। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों यानी आर्कियोलॉजिस्ट को जो चीज़ें वहाँ मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। और जो आर्कियोलॉजिस्ट है, खुदाई के समय में जो मिला है हड़प्पा सभ्यता के नगरों में, उसमें से सबसे ज़्यादा मिला है पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मनके, बाट और फलक है। यहाँ पे जो है सबसे जो आकर्षक वस्तु मिला है खुदाई के टाइम में वो है मनके, बाट और फलक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पत्थरों का एक बाट है। हड़प्पा सभ्यता में इन्हीं बाटों का जो है, पत्थरों का बाट इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ऊपर पत्थर के बाट देखो कितना ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। कितना बेहतरीन तरीके से इन पत्थरों को क्या किया गया है, एक स्क्वायर में बाट बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। कौन सा पत्थर से बनाया गया था? चट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में जो देख सकते हैं बीच में, मध्य में बाएं मनके हैं। ठीक है, ये जो बीच में आपको मध्य में दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है? मनके हैं। मध्य में बाएं मनके, इनमें से कई कार्नियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। और ये जो है पत्थरों को जो है क्या किया गया, पत्थरों को काट कर तराश कर उनको एक माला की तरह बनाया गया औरतों के आभूषण के लिए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, अब देख सकते हैं ये क्या है, पत्थर के धारदार फलक है जो कि पत्थरों का इस्तेमाल जो है औजार बनाने के लिए करते थे। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, और नीचे जो है क्या है, कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। इनमें से ऊपर कढ़ाईदार वस्त्र पहनने दिखाया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मस्त एक कलाकृति से बनाया हुआ क्या है, कपड़ा दिखाई दे रहा होगा। पत्थर से बनी मूर्ति जिसमें कढ़ाई करके वस्त्र बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है? वस्त्र बनाया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मूर्ति में पत्थर की मूर्ति है। ठीक है, क्या है? पत्थर की मूर्ति है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने चित्र देखा कि पत्थर के क्या बनाते थे, मुहर बनाते थे, और उसमें एक खास लिपि में कुछ लिखा हुआ होता था। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत
लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे और जो है खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अब आगे बात कर लेते हैं। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ठीक है, संभवतः 7,000 साल यानी 7,000 साल पहले, 7,000 साल पहले क्या होता था, मेहरगढ़ जो एक जगह है, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं में से चिपके हुए मिले हैं। और मोहनजोदड़ो से जो कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन मिला है तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। और पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। यानी विशेषज्ञ किसे कहते हैं कि जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास ट्रेनिंग लेता है यानी प्रशिक्षण लेता है, उसे क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं, स्पेशलिस्ट कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। जैसा कि हम लोग ऊपर चित्र में देखा था कि पत्थर से बनाई एक चित्र थी, मूर्ति बनाई गई थी, तो उसका जो चेहरा था कितना सुंदर और आकर्षक बनाया गया था। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। और इतना सुंदर मूर्ति जो है कोई एक विशेषज्ञ यानी मूर्ति बनाने वाला जो स्पेशलिस्ट होता है वही इतना सुंदर मूर्ति बना सकता है। हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ठीक है, अब एक शब्द आया था बीच में, फेंस। ठीक है, तो फेंस क्या होता है इस बॉक्स में दिखाया गया है और यहाँ पे चित्र भी दिया गया फेंस का, तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए पढ़ते हैं फेंस क्या होता है आखिर। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख जो होते हैं वो नेचुरली पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। ये जो फेंस होते हैं इसको क्या किया जाता है, मानव द्वारा बनाया जाता है, यानी कृत्रिम तरीके से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर उनके वस्तुएं बनाई जाती हैं। यानी बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण, जो पत्थर स्फटिक पत्थर जो होता है उसका चूर्ण को गोंद में यानी क्या करते हैं, गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। और जो गोंद मिलाकर पत्थरों के चूर्ण से जो वस्तुएं बनाई जाती थी उसको बाद में चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इन चिकनी परत के रंग पर प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे रंग होते थे। ठीक है, फ्योंस से क्या बनाए जाते थे, मनके बनाए जाते थे। आभूषण के लिए, स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट बॉक्स है, इसमें ये जो भी चीज़ें दिया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से। ये छोटे छोटे चीज़ जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं और उनका जवाब देना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सब छोटे पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कच्चे माल की खोज में। ठीक है, जो कच्चे माल हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो कच्चे माल की खोज कैसे किया, किन किन तरीक़ों से किया और कैसे इस्तेमाल करते थे। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। कच्चा माल जो है उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क
प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। लकड़ी और धातु के जो अयस्क हैं वो नेचुरली रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। और जो किसान द्वारा जो कपास पैदा किया जाता है, उगाया जाता है, उसको भी क्या कहा जाता है? कच्चा माल कहा जाता है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। बहुत सी चीज़ें वहाँ पे भी हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रह रहे थे तो वहीं से इलाके में मिलता था, लेकिन जो बहुमूल्य चीज़ें होती थी जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और कुछ बहुमूल्य पत्थर थे, तो उन पदार्थों को जो है उन लोग दूर दूर से आयात करते थे, मंगवाते थे। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। कहाँ से करते थे? राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे का साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। ये सारी जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, तो ये सारे एग्ज़ाम्स में जो है ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो कांसा बनाने के लिए तांबे का साथ मिलाए जाने वाली जो धातु थी टीन, उसका आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। फिर वहीं सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से? गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ पे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको बहुत ही नोट्स करके याद करना बहुत ही ज़रूरी है कि जो चीज़ें बहुमूल्य थे उन चीज़ों को कहाँ कहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से आयात करते थे। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाया जाता था? अब सवाल होता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे तो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह जो है कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है और दूसरी एक मुहर। ठीक है, क्या है? एक खिलौना और एक मुहर है। तो ये क्या है? ये जो है खिलौना है। क्या है? खिलौना है। और ये क्या है? ये जो है मुहर है। क्या है? मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते होंगे? तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे यात्रा करने के लिए यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल करते थे। बच्चों का खिलौना हल चलाने, जैसा देख सकते हैं बच्चों का खिलौना हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। ये क्या है? मुहर है। और मोहरों पे देखो एक बहुत बेहतरीन चित्र बनाया जाता था पहले। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, जो नगर में रहते थे हड़प्पा सभ्यता के, उनके रहने वालों के लिए भोजन किस तरीके का था? ठीक है, वो किस तरीके का भोजन, किस तरीके का खाना खाया करते थे। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। सही बात है कि नगर और शहर मिलके किसी भी देश का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो नगर के में रहने वाले लोगों का जो होता है खाने का तरीका, रहने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल गांव वालों से अलग होता है। तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चारवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, पौधों के जो अवशेष मिले हैं इससे ये पता चलता है, ये साक्ष्य मिलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे वो गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों की खेती करते होंगे अपने भोजन के लिए। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, और जो ज़मीन की जो जुताई के लिए जो हल का इस्तेमाल होता था वो एक नया बात था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्रायः
लकड़ी से बनाए जाते थे। क्या लकड़ी से प्राय क्या किए जाते थे? बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। लेकिन हल के जो आकार के जो खिलौने हैं वो मिले हैं, यानी साज हैं। क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोग ने कुछ, और उस इलाके में जो थी बारिश कम होती थी तो फसल को बचाने के लिए उसको सिंचाई के लिए भी बंदोबस्त करते थे। तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके का व्यवस्था थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में हल नुमा जो है खिलौना है। क्या है ये? हल नुमा खिलौना है। हल की तरह दिख रहा है, हल की तरह दिखने वाला खिलौना, हल की तरह दिखने वाला खिलौना, दिखने वाला खिलौना है ये। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, यानी पानी का जो है जमा किया जाता होगा, और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। कहा जाता है कि यहाँ पे जो बारिश बहुत कम होती थी, इससे लोग जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए पानी को जो है जमा करते होंगे, फिर वही जमा पानी को जो है फसलों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते होंगे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी का तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता होगा। दूर दूर तक ले जाया जाता था, और वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर की सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा कहाँ है? कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। याद रखना, अगर पूछा जाए कि धोलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो कहाँ बसा था, तो कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। और धोलावीरा का जो नगर था उसको 3 भागों में क्या किया गया था? बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ अब आगे बात कर लेते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगिरी भी था, और इस लोथल में भी क्या था? एक भंडारगिरी था जहाँ पे अनाजों को जमा किया जाता था। इस भंडारगिरी से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लोथल का बंदरगाह।
यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। और ये जो था तालाब जो दिख रहा है लोथल का एक बहुत बड़ा बंदरगाह रहा होगा, जहाँ पे सामान को एक जगह से दूसरे जगह नाव या जहाज़ों के माध्यम से क्या करते होंगे, करने के लिए ले जाते होंगे, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। तो ये जो है देख सकते हैं, ये जो तालाब है, ये जो तालाब है, ये जो तालाब है वो लोथल का बंदरगाह है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक इमारत मिली है लोथल में, क्या है, एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो ये थी लोथल के बारे में थे, लोथल नगर में क्या क्या था उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब बात कर लेते हैं मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। जैसा कि आप चित्र पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के टाइम में किस तरीके का मुहर इस्तेमाल किया जाता था। मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं, और जो मुहर की जो छाप होती है उसे मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, और अगर नहीं टूटा हुआ रहता था जिससे पता चल जाता था कि सामान के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होता। जैसे कि आज के ज़माने में हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करते हैं ना, ऑनलाइन घर बैठे सामान मंगाते हैं, तो उसमें भी जो बॉक्स में आता है तो देखते होंगे एक प्लास्टिक में क्या कहते हैं, एक बिल्कुल पूरी तरीके से क्या होता है, सील्ड होता है। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है कि अगर पूरी तरीके से सील्ड है, इसका मतलब है कि जो हम सामान मंगवाए हैं उसके साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ बिल नहीं हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी होता था। पैक होने के बाद मिट्टी का जो है, मिट्टी का मुहरबंदी लगाया जाता था, मिट्टी का लगाया जाता था, छाप छोड़ दिया जाता, जिससे ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब आगे बात कर लेते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले, यानी लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, और अचानक क्या क्या, इन लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, और जो जल निकास प्रणाली थी, जो नली बनाए गए थे, वो धीरे धीरे क्या हो गया, जाम होना स्टार्ट हो गया, और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारगाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो अंत है और जो अंत का कारण था, उनमें से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण बताया कि इस कारण से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि नदियाँ सूख गई होगी, जिसकी वजह से वहाँ लोग रहना बंद कर दिए होंगे। कुछ लोगों का कहना था, विद्वानों का कहना था कि जंगलों का जो है विनाश हो गया होगा, या ईंट पकाने के लिए जो ईंधन का ज़रूरत पड़ती थी वो ख़त्म हो गया होगा। इसके अलावा मवेशियों और बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, और कुछ विद्वानों का मानना था कि इस इलाके में जो है बाढ़ आ गई होगी, जिसकी वजह से जो है हड़प्पा सभ्यता में जो लोग बसाए हुए थे वो धीरे धीरे क्या हो गया, अंत हो गया। ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो ये सारे जो कारण थे, हाइपोथेटिकल कारण थे हड़प्पा सभ्यता का अंत का, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन एक अनुमानित जिसको बोलते हैं ना हाइपोथेटिकल रीज़न, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेटिकल रीज़न बोलते हैं, कि इन्हीं कारणों की वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया,
जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, और जो पाकिस्तान की जो आधुनिक बस्तियां थी सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। फिर हड़प्पा सभ्यता ख़त्म होने के बाद जो है 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। ठीक है, इस तरीके से जो है चैप्टर 3 ख़त्म हो गया। आई होप आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।